हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडिटेरिया यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप बच्चों में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी तैयारी की हुई है, रिवीजन करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, जो कि अब हमारा टारगेट है, हमें बिहार दरोगा को क्वालिफाई करना है। अब बिहार दरोगा में इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दिखने में लगता है सिंपल है, पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को आर्टिकल्स को याद रखना, आर्टिकल्स क्या कह रहा है, या कई बार क्वेश्चन को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब कोई भी एस्पिरेंट है, उसके लिए सबसे ज़्यादा तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो उसे ये पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, मतलब मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को ये अच्छे से पता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। और दूसरी चीज़, जो पढ़ा है क्या वो पेपर में आ रहा है, क्या मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम 25 तारीख से बिहार दरोगा में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पर उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी हो, जिससे हमारा एग्जाम में जितने क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट होने चाहिए। ओके, चलिए। सबसे पहले सभी बच्चे आप लोग बिहार दरोगा मेरे साथ साथ लिख सकते हैं सिलेबस को। सबसे पहले हम सिलेबस समझेंगे, फिर मैं स्ट्रेटेजी पर आऊंगी, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस पर आते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से। अब जो मेरा लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं मैम हिंदी मीडियम के तो कई सारे लेक्चर मिल जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द इंग्लिश मीडियम, हम इंग्लिश मीडियम में क्या करें, मतलब इंग्लिश मीडियम है तो हम कहाँ जाके पढ़े। यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म, और आपको, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है चाहे आपका हिंदी मीडियम है, आप इसी लेक्चर से अपनी दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। अब हम जब इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चलूंगी। मैं ये मान के चलूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स को अभी कुछ नहीं पता है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो दरोगा के पेपर में आए हुए हैं, या आप दरोगा के अलावा कोई अन्य पेपर भी देते हैं तो आपको वहां भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, हस्तलिखित संविधान किसने लिखा, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कितने हैं, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन सा सदस्य नहीं है, या फिर पीआईएल कहाँ से लिया गया है। इस तरीके के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टॉपिक से मिलेंगे। तो हम मान के चलते हैं, मतलब ओवरऑल अगर बात करूं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे तो हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करेंगे, और जो फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं या न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल डिस्कस किया गया है हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो आप मान के चलिए 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। दूसरे टॉपिक पर हम आएंगे, जैसे ही हमारे देश का संविधान बन जाएगा तो हमें पता होना चाहिए हमारे देश के संविधान में कितने भाग हैं। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, महत्वपूर्ण भाग के बारे में बात करेंगे। जैसे अब देखिए इतने सारे आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 22 पार्ट्स और शेड्यूल 12। अब इतने सारे आर्टिकल्स में बच्चा सारे के सारे आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ सकता, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे। जैसे न्यूज़पेपर में आया आर्टिकल 351। अब आर्टिकल 351 क्या कहता है, नॉर्मली मैं पूछूं बहुत से बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे।
पर आर्टिकल 351 क्यों आया? क्योंकि अभी हाल में ही इंटरनेशनल हिंदी दिवस गया है 10 जनवरी को। अब ये करंट का क्वेश्चन है पर आ गया पेपर में। ओके, अब आर्टिकल 351 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हिंदी भाषा को प्रमोट करे, और आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे देश भारत की कोई सी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से करंट से रिलेट करेंगे हम लोग। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे भाई। इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो पेपर में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। जैसे मैंने अभी बताया न्यूज़पेपर में हिंदी दिवस गया तो आर्टिकल 351 पूछ लिया, आर्टिकल 343 पूछ लिया। ओके, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कौन सी कमेटी बनी थी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बाद हम लोग समझेंगे जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे देश के संविधान के भाग कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, तो उसके बाद किसी भी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अब इसमें शेड्यूल्स कितने हैं, एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है शेड्यूल्स। यहाँ से दरोगा के पेपर में क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं, शेड्यूल या इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचियां, अनुसूचियां। अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे शेड्यूल 9 में, शेड्यूल 8 में नहीं है, या फिर अनुसूची 10 क्या कहती है, या अनुसूची 11 क्या है, या अनुसूची 4 में कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान दिया है, या अनुसूची 5 क्या कहती है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो शेड्यूल से हमारा 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल्स के बाद आपको जो दरोगा के पेपर में इम्पोर्टेंट और दरोगा के पेपर वालों को मतलब बहुत ही अच्छा सेक्शन लगता है, वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही है कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है। बहुत से बच्चे कहेंगे मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन से लिया गया है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अरे भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सूत्रों से लिया गया है, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों सूत्रों से लिया गया है। पूरे वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेस्ट पार्ट है उसको अपने भारत के संविधान में डाला गया है। ओके, और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 70% कंटेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है आजादी से पहले लघु संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 था, और आजादी के बाद 42वां संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो सोर्सेस से दरोगा के पेपर को मतलब प्यार है। दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब जिसको आपको बाय हार्ट पढ़ना ही पढ़ना है, कोई चांस ही नहीं आप छोड़ सके। प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना की बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ गया कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, या कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सो आपको बेरोबारी केस पता होना चाहिए, आपको केशवानंद भारती केस पता होना चाहिए, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, हाँ, तो इसमें से सीक्वेंस बताओ। ऐसे क्वेश्चन कई पेपर में आए हुए हैं, हाँ, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता इक्वालिटी के लिए सही है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे ना तो एक एक वर्ड प्रस्तावना का अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में उलझ जाता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट खोलता है प्रियम्बल। हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, क्योंकि प्रियम्बल हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, आधारभूत ढांचे को बताता है। ओके,
तो प्रियम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाग पहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टेट्स, और भाग दूसरा सिटीजनशिप के बारे में। तो इसमें हम आर्टिकल 1 to 4, जो कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, कई बार आर्टिकल 4 भी पूछ लेता है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। जो भी एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में आया है या किसी अन्य पेपर में आया है, हमें पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि क्वालिफाई कैसे करते हैं, तो आपको एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब आप उसी तरीके से चलेंगे, डेफिनेटली आप पॉलिटी के 100%, मैं कहती हूँ कैसा भी बच्चा है, एक एवरेज बच्चा भी है, तो 90% या 95% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लेगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 90% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ रहे हैं, तो भैया आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कुछ क्वेश्चन तो इसलिए डिफिकल्ट देते हैं ताकि बच्चा छोड़ दे। ओके, तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, क्योंकि एनआरसी सीए न्यूज़पेपर में आता रहता है, इसीलिए हम थोड़ा देख लेंगे कौन सा भाग है, कितने आर्टिकल है, नागरिकता कैसे ली जाती है, नागरिकता कैसे खोई जाती है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी सेक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके दरोगा को इससे प्यार है। ओके, आपातकाल। आपातकाल से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी कई क्वेश्चन आए हैं, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आपातकाल की बात करें, जैसे अच्छा ये बताइए कि राज्य या वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल, इनमें से मौलिक अधिकार किस आपातकाल में खत्म होते हैं? या दूसरा क्वेश्चन लीजिए, कौन सा आपातकाल है जिसमें आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल बताइए, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ओके, आपातकाल इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अच्छे से, हम मतलब पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझ के कवर करेंगे। हम मतलब वैसे नहीं पढ़ेंगे कि भैया हमें रटना है या दरोगा का पेपर देना है तो हमें रटना पड़ेगा और हमें ये करना ही करना है। नो, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझने की कोशिश करेंगे। रटना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सो रटेंगे नहीं, हम चीजों को समझेंगे और समझ के फिर आगे आंसर देंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी के बाद फिर हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र व राज्य सरकार। अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव विधायिका, सेकंड एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका। अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे कैसे, बहुत प्यारा तरीका है। एक तरफ रखेंगे सेंटर, एक तरफ रखेंगे स्टेट। सेंटर का लेजिस्लेटिव, स्टेट का लेजिस्लेटिव, सेंटर का एग्जीक्यूटिव, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, सेंटर की जुडिशरी, स्टेट की जुडिशरी, दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। अगर हम सेंटर का एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो हम पैरेलली स्टेट का गवर्नर, सीएम सेक्शन करेंगे। अगर हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो पैरेलली हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका को पढ़ेंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो पैरेलली हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, सेंटर स्टेट को लेके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये पूरा सेक्शन कहा जाता है इंडियन पॉलिटी में, भारत की राज व्यवस्था में ये दिल है। दिस इज द रीढ़ की हड्डी ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है भैया। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो आप भारत की राज व्यवस्था को समझे ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट सेक्शन, एग्जीक्यूटिव सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी सेक्शन, सबका सब इसमें ही है।
ठीक है, तो ये हमें अच्छे से कवर करना है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। देखिए सेंटर स्टेट हो गया, पर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट से पूरा देश तो नहीं चलता, एक ग्रास रूट लेवल पे भी सरकार होनी चाहिए जो जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए, जनता की प्रॉब्लम सुन पाए, हाँ, या फिर जनता से इंटरेक्ट कर पाए। इसे ही तो हम कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, है ना, जनता से जुड़ा लोकतंत्र। तो लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, आप लोगों को पता है लोकल लेवल पे क्या है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। बट हाँ, मैं यहाँ पे ये कहूंगी म्युनिसिपैलिटी से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ये पता होना चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल क्या है, पार्ट कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बट हाँ, पंचायती सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये न्यूज़पेपर में भी काफी ज्यादा रहता है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन पंचायत से आ जाते हैं, जैसे अभी मैंने बोला ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अब पेपर में आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रास रूट डेमोक्रेसी का उदाहरण है, या फिर इसका आर्टिकल बताइए कौन से भाग में है। ओके, अच्छा एक चीज और आपकी रह गई है, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के बाद हम सीधा सेंटर स्टेट गवर्नमेंट पे आ गए, बट इसी के साथ साथ हमें पार्ट थर्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी, सॉरी पंचायत पे मैं आ गई, सीधा सरकार पे आ गई, बट जब हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो उसके बाद हम पार्ट थर्ड भी देखेंगे, फंडामेंटल राइट। ओके, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। पार्ट थर्ड, पार्ट फोर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट फोर ए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये तीनों पार्ट्स जो हैं इमरजेंसी के बाद जो हम ये करेंगे, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर और पार्ट फोर ए, ये तीनों के तीनों पार्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। अच्छा, इसमें हम ना केसेस वगैरह भी देखेंगे कुछ, और न्यूज़पेपर में आपको पता है आर्टिकल 21 तो काफी ज्यादा रहता ही है। और पार्ट फोर डीपीएसपी, कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 40 बहुत ज्यादा पूछ लेता है, या 45 है, या आर्टिकल 48 ए क्या है, आर्टिकल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में भी अक्सर रहता है, 51। ओके, तो पार्ट फोर ए मौलिक कर्तव्य के बारे में हम देखेंगे, जैसे कई बार क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये वाला जो इमरजेंसी का सेक्शन है, इमरजेंसी के बाद मैंने आपको सीधा गवर्नमेंट बता दिया, पर आप अपनी कॉपी में इस वाले सेक्शन को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केंद्र व राज्य सरकार देख लिया, और यहाँ पे स्थानीय सरकार देख लिया, पंचायती सिस्टम देख लिया। अब इसके बाद अब हमारा बेसिक फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की सबको समझ में आ गई, सबको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे देश में संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय। अब संवैधानिक निकाय के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे संवैधानिक निकाय में, जैसे इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी है। जब जब इलेक्शन आने लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, कोई आर्टिकल या कोड ऑफ कंडक्ट। यूपीएससी के बारे में समझेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन, कैग, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तो आपके दरोगा के पेपर में कई सारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। और जो हम लोग पढ़ेंगे उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, करंट के सेक्शन को छोड़ के क्योंकि करंट का सेक्शन भी रहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बाद फिर हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर हम देखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी। इसे हिंदी में कहते हैं गैर संवैधानिक
गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय, या वैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय। अब इसके अंदर हम लोग नीति आयोग को समझेंगे, नीति आयोग के बारे में। हाँ, एनडीसी पहले पेपरों में पूछ लेता था, बट अब आजकल नहीं आता और ना ही न्यूज़पेपर में है। ओके, और हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार आप सभी बच्चे देख लीजिए कि सिलेबस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से हम लोग शुरू करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पार्ट समझेंगे, शेड्यूल समझेंगे, सोर्सेज समझेंगे, संविधान कहाँ से लिया गया है, फिर प्रियम्बल पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, इमरजेंसी को पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि मेरा तरीका स्टैटिक नहीं है, जैसे लिखा है वैसे, मतलब मैं 0 लेवल से लेके चल रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रही हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक पहले होना चाहिए, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई पुस्तक में जिस तरीके से टॉपिक है उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। मतलब मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी जो लिंक बना के आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि मतलब आपको चीजें समझ नहीं आ रही, एकदम से कौन सा आर्टिकल बीच में आ गया। आपको सारे सीक्वेंस में ही पढ़ाए जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद थर्ड, 4 और 4A पढ़ेंगे, इमरजेंसी पढ़ेंगे, फिर हमारा गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पार्ट आ गया, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ड्यूटीज और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ये तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में रहे हैं हम उसे भी करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको स्टैटिक सेक्शन के साथ साथ करंट का सेक्शन भी पता होना चाहिए। बस इतना ही पॉलिटी का आपका सेक्शन है। इसके बाद आपके पेपर में कितने ही क्वेश्चन आए, आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, अच्छा, दूसरी चीज अब आप बात कर रहे हैं, पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, दूसरा हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब अब हमारी क्या वे ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, हम किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इसे अब हम समझते हैं, स्ट्रेटेजी को समझते हैं। ओके, तो जब हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, पहली चीज तो आपको स्टैटिक सेक्शन अच्छे से आना चाहिए, प्लस में करंट का सेक्शन, तब जाके हम किसी भी पेपर के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टैटिक और करंट का सेक्शन। अब स्टैटिक सेक्शन क्या है, जो मैंने कॉपी में आपको पढ़ा दिया वो सारा आपको घोल के पी जाना है, मतलब बाय हर्ट आपको ध्यान में रखना है। और करंट जो है वो मैं आपको नोट्स साथ साथ में ही बताती रहूंगी कि ये चीजें न्यूज़पेपर में आ रही है तो ये आपके फ्यूचर के पेपर में आ सकती हैं। तो ये हो गया सबसे पहला कि हमारी प्रिपरेशन में हम स्टैटिक सेक्शन और करंट अफेयर सेक्शन दोनों को मिक्स करते हुए ही चलेंगे। अब जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले आगे दौड़ पीछे चोर वो वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं रखेंगे कि भैया एक बार सारा पढ़ा दो तो उसके बाद बच्चा cos π/2 हो जाता है। क्या होता है cos π/2? 0। क्योंकि बच्चा कहता है बहुत ज्यादा सिलेबस है, सारी क्लासेस अटेंड कर ली, सारी क्लासेस अटेंड कर ली डज नॉट मीन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए क्या जरूरी है? रिवीजन। अगर आपकी रिवीजन नहीं है तो भैया आप कितने भी धुरंधर खान हो, एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। और रिवीजन का मतलब क्या है? जब आपका एग्जाम हो उससे पहले कम से कम 5 बार तो हर सब्जेक्ट आपका रिवाइज होना ही चाहिए, तब जाके आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और जो एग्जाम में बच्चे कहते हैं ना हमसे सिली मिस्टेक हो गई, हमने गोले गलत भर दिए, हाँ, या फिर एग्जाम से पहले नर्वस हो गया या तबीयत खराब हो गई, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये उन्हीं लोगों के होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। और भैया जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना, अगर एक दिन पहले किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तब भी जाके वो एग्जाम लिख कर आता है और क्वालिफाई भी करता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसकी रिवीजन अच्छी है। तो भैया बिना रिवीजन के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ये आप लिख लीजिए। अब इस रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे? अब जैसे मैं आपको पढ़ाने के बाद अब हम अगले दिन क्या करेंगे, उससे रिलेटेड
आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। भैया आपने पढ़ा है तो अब आप जवाब दे सकते हो। आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ये हम लोग करेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगा? मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा सिर्फ दो ही चीजों से, एक तो रिवीजन 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 और दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस। और जो हम बात बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये सब रिवीजन के अंदर आती है। ऑब्वियसली अगर आपका एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप रिवाइज करोगे, दूसरी बार कॉन्सेप्ट होगा, तीसरी बार में होगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो अपने टीचर से पूछोगे, एग्री और नॉट। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये सब रिवीजन के अंदर ही आती है। और रिवीजन आपकी अच्छी है कैसे पता चलेगा? जब आप एमसीक्यू अच्छे से बना लोगे। ओके, तो एमसीक्यू हम किस लेवल के लेंगे? एमसीक्यू हम लेंगे सिंपल, एवरेज, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तीनों तरीके के लेंगे। मतलब एक ऐसे जिस बच्चे ने पॉलिटी एक बार पढ़ा है वो बच्चा भी बना ले। मॉडरेट में ठीक है, अगर आपने पढ़ा है एक दो बार रिवाइज किया है तो यू कैन मेक। और डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बन जाएगा। वो डिफिकल्ट क्यों होता है? एक्चुअल में वो डिफिकल्ट होता नहीं है, वो हमें ना मतलब स्टेटमेंट समझ नहीं आती है, इसीलिए वो चीज हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो पहली चीज रिवीजन पे फोकस करेंगे, दूसरी चीज एमसीक्यू पे करेंगे। अब जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी 25 तारीख से, तो हम लोग आपको पहले कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट तो दिया ही जाएगा, उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस नेक्स्ट डे जो पढ़ा है उसका, और फिर आगे की क्लास स्टार्ट होगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपने लेक्चर को लेते हुए चलेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग 100% सिलेबस कवर करें। टारगेट होगा तभी तो। अगर आप सोच लो एग्जाम में आपका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ, जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया अगर मैंने 10 बना लिए तो सही ना। हमारा एग्जाम में टारगेट रहेगा हमारे 20 के 20 हिट होने चाहिए, तब जाके एक्चुअल एग्जाम में हम लोग 17 या 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये देखा गया है, ये एक रिसर्च की गई है कि जितने भी एस्पिरेंट्स जब एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपकी प्रिपरेशन 200% है, तब जाके आप 130 या 140% का परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन 100 है तो आप 80 या 90% का परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये जो बच्चे कहते हैं ना हम नर्वस हो गए, गोला गलत हो गया, टाइम नहीं बच पाया, क्वेश्चन पेपर नहीं देख पाए, वो सब लैक ऑफ प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है। तो हमें वो गलती करनी ही नहीं है। ओके, तो टारगेट हमारा रहेगा 100% कवरेज ऑफ सिलेबस, और प्लस में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, प्लस में जो न्यूज में आर्टिकल्स रहे हैं, न्यूज में जो टॉपिक रहे हैं, वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। डेट्स ऑल। और कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको इसे भेदना कैसे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा, भैया ये दो चीजें जिस बच्चे ने कर ली वो बच्चा आराम से नॉट ओनली दरोगा, कोई सा भी पेपर देना भारत की टेरिटरी के अंदर आराम से क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए अभी के लिए। इस वीडियो में हमने सिलेबस समझ लिया, इस वीडियो में हमने स्ट्रेटेजी समझ ली, अब बात करेंगे लेक्चर में। तो इससे पहले आप लोग भी पढ़ के आइएगा, ठीक है, नहीं भी पढ़ के आएंगे तो भी कोई बात नहीं। ओके, सो सी यू ऑन 25 जनवरी। थैंक यू।